स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार अपना बजट आगामी 8 फरवरी को पेश करेगी। इस बार बजट में जैसा कि अब तक जानकारी मिली है, खुद सरकार का भी कहना है कि पूरा फोकस जो रहेगा वो युवाओं पर रहेगा, महिलाओं पर रहेगा, खिलाड़ियों पर रहेगा। गहलोत सरकार बजट की तैयारियों में जुटी है। बजट को लेकर विभागों से जानकारियां मांगी जा रही है। सभी धड़ों से बजट से पहले संवाद किया जा रहा है, विभागों से संवाद हो रहा है। राजस्थान के अब तक के इतिहास का माना जा रहा है कि यह सबसे बड़ा बजट पेश होने वाला है। यह बजट करीब 2,65,500 करोड़ का हो सकता है। यह बजट दुनिया के 40 देशों के बजट से भी ज्यादा बड़ा बजट होने वाला है। मतलब यह है कि सौगातों का, घोषणाओं का एक बड़ा पिटारा खुलने वाला है। तो क्या कुछ बजट को लेकर युवाओं, महिलाओं, खिलाड़ियों, कर्मचारियों को उम्मीदें हैं, आज इन्हीं पर बात करेंगे और आपको बताएंगे। तो प्रदेश के जो तमाम वर्ग हैं जिनके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्री बजट संवाद कर रहे हैं, उनमें से अब तक की जो बातचीत हुई है उसमें सभी ने उन्हें क्या क्या उम्मीदें हैं, वो क्या क्या चाहते हैं और प्रदेश की आर्थिकी में वो किस तरह का योगदान दे सकते हैं, सरकार उनसे क्या उम्मीदें कर रही है, वो सरकार से क्या उम्मीदें कर रहे हैं, ये तमाम बातें हुई हैं। और प्री बजट संवाद का दौर वैसे तो अब भी जारी है। तमाम धड़ों से उनकी उम्मीदों के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन याद रखिए ये चुनावी साल है और चुनावी साल में बजट इतना लोक लुभावन होता है कि जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और सहयोगी जयपुर से अरबाज खान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अरबाज, देखिए सवाल यह है कि 8 फरवरी को जब खुलेगा पिटारा तो किसे मिलेगा इतना और किसे मिलेगा इतना सारा। आप किनके साथ खड़े हैं उनसे पूछिए। राजस्थान में बजट से जो सबसे ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं और सबसे ज्यादा सरकार से, चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो बजट हो या फिर बजट के बाद की नाराजगी हो और चुनाव के बाद की नाराजगी हो, तो वो सवाल करने वाले हैं राजस्थान के बेरोजगार। जो राजस्थान के बेरोजगार संघ से जुड़े उपेंद्र यादव हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या उम्मीदें इनकी बजट से हैं और क्या सरकार से ये मांग करेंगे इस बार के बजट के लिए और कितना इस बात को लेकर आश्वस्त रहेंगे कि वो मांग पूरी होगी। उपेंद्र, स्वागत है आपका। किस तरह से क्या उम्मीदें रखते हैं आप सरकार से? आखिरी बजट है एक तरह से मौजूदा सरकार का, इसके बाद चुनाव में जाएंगे। पहले भी कई वादे हुए, कई दावे हुए, कितने वो पूरे हुए? अब क्या मांग रखते हैं, उसको किस तरह से पूरा करवाने के लिए आप काम करेंगे? देखो, सबसे पहले तो जो पहले बजट की घोषणा है, पंचायती राज जैन भर्ती 2100 पदों पर पहले बजट की घोषणा की विज्ञप्ति आज तक जारी नहीं हुई। कल इस अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। दंत चिकित्सक हो, चाहे वो संस्कृत शिक्षा विभाग और सामान्य शिक्षा एवं पीटीआई हो और लाइब्रेरी, उनकी विज्ञप्ति आज तक जारी नहीं हुई। पहले बजट की अधूरी घोषणा है। और सबसे बड़ा सवाल है पूरी प्रदेश की युवा बेरोजगारों के सामने उनके भविष्य का। क्या आप ऐसा कानून लेके आए, उम्र कैद की सजा का प्रावधान होना चाहिए? भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, आप कानून लेके आए लेकिन उसकी पालना नहीं हो पा रही। तो राजस्थान का युवा मांग कर रहा है कि पेपर लीक मुक्त राजस्थान बने, उम्र कैद की सजा का प्रावधान वाला एक सख्त कानून आए और प्रदेश के बेरोजगार को प्राथमिकता दी जाए और छात्र संघ युवा आयोग बनाया जाए और जो रिक्त पद है, जो तमाम रिक्त पदों पर भर्तियां निकाली जाए, वो चतुर्थ कर्मचारियों की भर्ती हो और तमाम विभागों में भर्तियों की घोषणा की जाए और कोचिंगों की मनमानी फीस के लिए भी एक ऐसा नियम बनाया जाए। तो प्रदेश के बेरोजगार इस बजट से बड़ी आशाएं करते हैं और पहले बजट की मांगों को पूरी करने की मांग करते हैं कि पहले बजट, ये अंतिम बजट है, पहले बजट की मांगे भी आज अधूरी है। वो 23 तारीख को नई भर्तियां निकलवाने को लेकर और पहले बजट की घोषणाओं को पूरी करवाने को लेकर हम विधानसभा घेराव भी कर रहे हैं। युवाओं में आक्रोश है क्योंकि लगातार भर्ती परीक्षाएं अटक रही है, पेपर लीक हो रहा है। युवाओं की बात की, कोचिंग स्टूडेंट हमारे साथ में मौजूद हैं। आप बतौर स्टूडेंट सरकार से क्या उम्मीद करते हो? क्या आप मांगते हो सरकार से कि भाई इस बजट में आपके लिए ये होना चाहिए? मैं सरकार से यही उम्मीद करता हूं, जो तो पहले वैकेंसी निकाली गई थी, जैसे आईटीआई में कनिष्ठ अनुदेशक की सीआईटीएस मैंने कर रखी है, बहुत पहले कर रखी है और मेरा 4 साल का मतलब 4 साल तक वैलिड रहती है। उसके बाद भी वैकेंसी 2019-20 के बजट में पास की थी, आज तक 1600-1500 वैकेंसियां नहीं निकाली। अभी किस चीज की कोचिंग कर रहे हैं? मैंने कोचिंग कर लिया, मेरा मतलब कोचिंग कर दी, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आईटीआई में मतलब 3100 पद हमने आरटीआई लगा के पूछा गया तो उसमें भी 3100 पद खाली बताए गए। जरूरी सवाल ये है, कहती है कि हमारे बजट मतलब कि वैकेंसी फुल पहले ही कर दी गई है, जो मतलब ऐसा है नहीं जी। लेकिन अरबाज, सबसे जरूरी सवाल ये है
अब देखिए उपेन या बेरोजगार ये जो हैं वो दूध के जले हैं और छाछ भी फूक फूक कर पीना पसंद करेंगे। क्या उन्हें सचमुच उम्मीदें हैं कि उनकी उम्मीदें इस बजट में पूरी हो सकती हैं? ये सवाल पूछे, फिर मैं दूसरे सहयोगी के पास जाऊंगा। एक सेकंड। जी बिल्कुल, देखिए कि आप किस तरह से देखते हैं क्या जो मांगे आपकी रखी गई थी अभी तक, जो आपकी बातचीत हुई पूरी सरकार से, तो जो घोषणा हो गई थी वो कितनी पूरी हो सकती है, और अभी जो घोषणा की जाएंगी जिनको आपको लगता है क्या वो चुनाव से पहले पूरी करवाने की उम्मीदें हैं आपको? देखो सबसे बड़ा सवाल पहले बजट की मैं कह रहा हूँ, 3 बजट निकल चुके हैं, अंतिम बजट है। पहले बजट की ये युवा खड़े हैं, ये पंचायत राज जैन भर्ती का अभ्यर्थी है, ये कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती का अभ्यर्थी है, दंड चिकित्सक, उन भर्तियां नहीं हो पा रही है। तो मांग करें पहले बजट की घोषणा की जाए। और अब सबसे बड़ा सवाल है पेपर लीक को कैसे रोका जाए। राजस्थान के युवाओं के साथ धोखा हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, तो राजस्थान के युवा चाह रहे हैं ठीक है। मेरे और भी सहयोगी हैं, बाद में उनके पास भी जाऊंगा, आगे भी आपके पास वापस दोबारा आऊंगा सेकंड राउंड में। जोधपुर से सहयोगी रंजन दवे इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रंजन, देखिए नहीं छुपा है सरकारी खजाने का किसी से हाल, कितनी उम्मीदें हो सकती है, किस हद तक माला माल, ये सवाल है। आप किनके साथ खड़े हैं उनसे पूछें। जी बिल्कुल सही बात है। इस बार सरकार का ये आखिरी बजट है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में ही घोषणा की थी कि ये बजट फोकस रहेगा इस बार युवाओं पर। मेरे साथ युवा ही हैं, जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से जुड़े युवा हैं, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े युवा हैं जो कि खेती बाड़ी वाले परिवार से आते हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं बजट को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं आप, क्या घोषणाएं रही है और कैसा पूरा देखते हैं। पिछली बार ये अभी राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री है वो अभी यही जोधपुर से ही है, गृह क्षेत्र है उनका। लेकिन इस गृह क्षेत्र की अगर हालत देखे बजट के तौर पे, पिछले बजट के अंदर राजकीय महाविद्यालय जितने और विश्वविद्यालय के अंदर है वहां पर कुछ भर्तियों के लिए पिछली बार भी घोषणा की थी, लेकिन अभी तक उन महाविद्यालयों के अंदर जो छात्र और शिक्षक का अनुपात है उस अनुपात के हिसाब से अभी तक उचित कोई भी शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं की गई। बढ़ती एक विषय आया निकल के सामने, उसके अलावा और क्या विषय मानते हैं आप? बजट को किस तरीके से देखेंगे? मैं राजेश सिंह माता किसान परिवार से आता हूँ। राजस्थान की 80% जनता है जो किसान परिवार से है, जो पिछले कुछ समय से सरकार ये कह रही है हम किसान कर्जा माफ करेंगे, किसान मर्जा। आप क्या खाक बजट पेश कर रहे हो? पहले आप पुराना जो कर्जा है वो माफ करो, उसके बाद जो एमएसपी है उस एमएसपी को सरलीकरण करके लागू किया जाए। पेपर लीक भी एक महत्वपूर्ण विषय है, क्या कुछ सुझाव रहेगा? सरकार को पेपर लीक के जो विषय हमारे सबके सामने आ रहा है उस पर विचार करना चाहिए। और जो मेरा ये मानना है कि पेपर लीक में भर्ती में जितने भी बड़े बड़े आरोपी आ रहे हैं उनको जमानत दी जा रही है। एक स्ट्रॉन्ग कानून बनाकर उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए और ऐसे जो कार्य कर रहे हैं उनको कठोर कानून की मांग, कठोर कानून की। आपका क्या मानना है बजट को लेकर के, क्या उम्मीद सकते हैं? एक तरफ प्रदेश में एक तरफ जहां ओबीसी आरक्षण को लेकर आक्रोश है, दूसरी तरफ अशोक गहलोत जी युवा और महिलाओं को लेकर जो बजट की घोषणा कर रहे हैं, जुड़ी है इस पर भी एक राय ले लीजिए। क्या जोधपुर के युवा भी ये चाहते हैं, जोधपुर एक ऐसी जगह है जहां से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आते हैं, क्या वहां से भी ये युवा ये चाहते हैं कि प्रदेश सरकार लोकल के लिए वोकल हो जाए, यानी सरकारी नौकरियों में जो लोकल लोग हैं उनके आरक्षण की जो मांग उठी है उस पर क्या सोचते हैं? लोकल फॉर वोकल, यानी कि स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, ऐसी कुछ मांग है या क्या सोचते हैं आपके, ऐसा कुछ होना चाहिए? अभी स्थानीय के मुद्दे पर अगर जोधपुर की बात की जाए तो जोधपुर स्तर पे अभी तक मुख्यमंत्री महोदय ने अपने इस कार्य गृह क्षेत्र के अंदर कुछ भी वोकल फॉर लोकल को लेकर कोई भी ऐसा कोई योजना नहीं लेके आए। और हमें उम्मीद है हम ये अब नागरिक, एक जोधपुर के नागरिक होने के नाते हम मुख्यमंत्री महोदय से ये चाहते हैं कि लोकल फॉर वोकल का एक मैसेज दे और उम्मीद है कि यहाँ जोधपुर के लिए कुछ ऐसी उम्मीदें लेके आए इस बजट में। चलिए रंजन, देखिए बीकानेर से सहयोगी मनीष दाधीच और उदयपुर से सहयोगी कपिल श्रीमाली भी मेरे साथ हैं, मैं उनका भी रुख करता हूं, आगे भी आपके पास आऊंगा। कपिल, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए अब जिस तरह के हाल है, जिस तरह की है महंगाई, पाई की मुश्किल हो चली है कमाई, ऐसे में बजट को लेकर कितना जोश है हाई उदयपुर में? पूछें आप किनके साथ खड़े हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए सरकार का आखिरी बजट है और ऐसे में हर वर्ग की नजर बजट पर है। हमारे साथ में हर वर्ग के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे हम। आप युवा हैं, क्या सोचते हैं बजट किस तरह का होना चाहिए?
चलिए आप बताइए, आप महिला हैं, महिला यस बताइए, यस नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजना सराना अपने सरकार से ये दरखास्त करती हूँ कि जिस तरह से घरेलू आइटम दाल चावल आटा दूध सब्जियां जिनकी रेट प्रतिदिन बढ़ती जा रही कपिल, है, हर ये थोड़े-थोड़े डॉक्टर दिन है, रेट राइट बढ़ती टू जा हेल्थ रही पर है। भी पूछ और लेना क्योंकि ये आप, हमारी क्योंकि basic प्रदेश needs है, सरकार तो मैं सरकार उसको से लेकर हो प्रार्थना सकता है इस करती सत्र हूँ में कि बिल ले आए। को ऐसा बजट बनाए कि हर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इसके अलावा गैस की कीमतें भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और गैस के बिना तो कुछ पकना संभव ही नहीं है। तो सरकार एक ऐसा बजट बनाए कि हर व्यक्ति गैस पहुंच सके उनके पास और वो जो बेसिक नीड्स है वो उसकी पूर्ति हो सके। सरकार जो है चिकित्सा क्षेत्र में बहुत काम कर रही है, राइट टू हेल्थ को लेकर किस तरह से सोचते हैं? चिकित्सा के क्षेत्र में मैं यही कहना चाहूंगी कि जो गरीब लोग हैं, तो बीमारियां तो हर इंसान को हो सकती, गरीब हो या अमीर, बीमारी गरीबी और अमीरी देखकर तो नहीं आती है। तो मैं सरकार से ये चाहूंगी कि जो गरीब लोग भी हैं तो उनके लिए एक ऐसा बजट बनाया जाए। ऐसी हालांकि सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं बना रखी है गरीबों के इलाज के लिए भी, पर उसमें और बेटर सुधार की जरूरत है, क्योंकि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो उनमें जो अच्छे सुधार होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। तो एक ऐसा बजट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पास करे कि गरीबों को भी एक अच्छा से अच्छा इलाज मिल पाए जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में मिल पाता है। आप कौन से सेक्टर से हैं और आप क्या चाहते हैं बजट? हम एजुकेशन इंडस्ट्री से हैं और मैं बताना चाहूंगा कि देश और राज्य की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है अनएम्प्लॉयबिलिटी की। जो युवा आज का युवा है वो अनएम्प्लॉय है, कहीं ना कहीं उसे नौकरी की जरूरत है। और नौकरी जब हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में टैक्सेबिलिटी में अगर छूट देंगे, एग्जम्पशंस देंगे या उसमें जीएसटी कम लगाएंगे या उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे तो बट नेचुरल है कि वो एक स्केल भी युवाओं को नौकरी देने के लिए तैयार रहेगा। तो मेरी सरकार से मांग है कि जितना हो सके एजुकेशन इंडस्ट्रीज पे जीएसटी को कम किया जाए, साथ ही साथ जहां तक अगर संभव हो, ऐसा नहीं है कि सरकार द्वारा योजनाएं नहीं लाई गई है, पिछले 4 सालों में सरकार द्वारा बहुत सारी अच्छी योजनाएं लाई गई हैं, बट फिर भी हमारी ये डिमांड है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, जो एजुकेशन इंडस्ट्रीज है, उसमें टैक्सेबिलिटी को कम किया जाए। आप क्या सोचते हैं इस बजट को लेकर? एक्चुअली इस बजट में जैसा हम देखें कि आज के 21st सेंचुरी में जिस प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा डिमांड हो रही है वो है ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। तो अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बेचना तो ठीक है, बहुत लोगों को मन लुभावन लगता है, लेकिन सरकार को अब मुझे ऐसा लगता है कि चार्जिंग स्टेशन पॉलिसी भी लेके आनी चाहिए, वरना ये केवल एक इलेक्ट्रॉनिक डंप बन के रह जाएगा और उसके अलावा हम इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरा सरकार से अनुरोध रहेगा कि इस बजट में नए चार्जिंग स्टेशंस को बनाया जाए ताकि ईवी की और मांग बढ़े और इस ईवी की मांग से लोग उस चार्जिंग स्टेशन का उपयोग में लेके आए, ताकि हमारे जो फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंसी है उससे कम हो और पर्यावरण को भी नुकसान कम पहुंचे, जैसा कि यह सरकार कर भी रही है। युवा वर्ग क्या चाहता है? युवा वर्ग एम्प्लॉयमेंट चाहता है, जो आज के टाइम में राजस्थान सरकार नहीं दे पा रही है। हमारे राजस्थान के युवा जो है वो बाहर राज्यों में जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं, पेपर्स लीक हो रहे हैं। तो हमें कुछ एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे बाहर के लोग हमारे राजस्थान में आए, तो हमें उस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं इस बजट को लेकर, किस तरह से होना चाहिए? स्टूडेंट्स के लिए सर एक तो सर बजट से हट के थोड़ी बात है कि सर राजस्थान के जो एग्जाम्स होते हैं सर उसमें बाहर के जो लोग हैं वो ज्यादा अप्लाई करते हैं, तो राजस्थान के एग्जाम्स का कंपटीशन काफी बढ़ जाता है। आप दूसरे स्टेट देखिए तो वो अपनी लैंग्वेज को लेके उसको लेके काफी वो लोग सजा रंजन दवे से हमने बातचीत में पूछा था कि लोकल के लिए वोकल होने वाली जो स्थिति है खासकर रोजगार में, उसे लेकर लोग क्या सोच रहे हैं। अब मैं देखिए मनीष दाधीच बीकानेर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, आप किनके साथ खड़े हैं? आप उनसे ये जरूर पूछें कि देखिए मुश्किलें हैं कई और रास्ते हैं कम, वो क्या मिले जो बीकानेर हो जाए बम बम, पूछें। निश्चित तौर पर बीकानेर हो जाए बम बम और इसकी घोषणा कर दी थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 महीने पहले ही, जब यहाँ पर राजीव गांधी ग्रामीण खेलों के समापन पर वो आए थे और उन्होंने घोषणा की थी यहीं से बीकानेर की धरा से ही कि जो आगामी जो बजट रहेगा गहलोत सरकार का, जो कि आखिरी बजट है, वो युवाओं को और महिलाओं को समर्पित रहेगा। निश्चित तौर पर बात करते हैं यहीं के बीकानेर के लोगों से ही, गहलोत सरकार अपना आखिरी बजट पेश करने वाली है, आपको क्या लगता है, क्या उम्मीदें रहेगी और क्या कुछ मिलेगा यहाँ बीकानेर? कांग्रेस सरकार का लगभग कार्यकाल खत्म होने को है, ये लास्ट बजट है, तो राजस्थान की जनता को इनसे बहुत सी आशा है, क्योंकि इनकी सरकार में आज तक जो भी कार्य हुए हैं या जो जनता के बीच हो रहे, जनता संतुष्ट नहीं है। अगर इस बजट में संतुष्ट कर पाती है तो राजस्थान के लिए बहुत बड़ी बात है। पेपर लीक मामला, बेरोजगार, महिलाएं, बहुत से ऐसे मुद्दे थे जिसपे आज तक कांग्रेस सरकार और कुछ भी धरातल पर कार्य नहीं कर पाई है। मनीष युवा है, मनीष कोई तकनीकी खामी आई है, इसे मेरे सहयोगी दूर करेंगे, उसके तुरंत बाद में दोबारा आपके पास आऊंगा। मुझे आपकी तस्वीरें नहीं मिल रही हैं।
बहरहाल जयपुर से सहयोगी अरबाज मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अरबाज, देखिए, हर कोई जानता है कि चुनावी साल में सरकार चाहे जो भी रही हो वो बेहद लोक लुभावन बजट ले आती है, इतना लोक लुभावन कि सभी को बहुत पसंद आए, लेकिन उस पर खरा उतरने के लिए उनके पास उतना समय होता नहीं है। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट प्रैक्टिकली सोचें तो वो कौन सी डिमांड्स हैं जो खुद आपके साथ खड़े लोग महसूस कर रहे हैं पूरी हो सकती है या हो भी सकती है या नहीं? क्योंकि अगली सरकार जो भी हो वो अंतिम 6 महीने के कार्यकाल पर एक कमेटी बिठाकर उसके प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो हो जाता है, फिर वो देखती है कि भाई ये चीजें सही थी या नहीं थी। इसमें भी चीजें उलझी हैं। अगर सरकार बदली तो ये दोबारा होगा, नहीं बदली तो शायद ना हो। जी बिल्कुल, बहुत वाजिब बात कही आपने, क्योंकि देखिए वक्त बहुत कम होता है और इस बार खुद चीफ मिनिस्टर जो है राजस्थान के अशोक गहलोत, वो भी इस बात को कह चुके हैं। अभी हमने बेरोजगारों की तरफ से आपको जो हाल था वो बताया, क्या उनकी डिमांड्स है, कितनी नौकरियां अटकी हुई हैं, पेपर लीक को लेकर के क्या उनका सीधे पूछ रहे था। एक जो कर्मचारी संघ है राजस्थान का, जो बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, उनसे बातचीत करते थे। कर्मचारी संघ क्या सोचता है राजस्थान का? आप महासंघ से ताल्लुक रखते हैं, बजट से क्या उम्मीदें रखते हैं और किस तरह से कितना ये मान करके चलते हैं कि वो चुनाव से पहले पूरी हो जाएंगी? निश्चित तौर पे राजस्थान की सरकार ने जो 4 साल में जो एक ओपीएस दिया उसके लिए कर्मचारियों ने धन्यवाद भी दिया था और वो हर बार यही कहते हैं। परंतु मैं इस बजट से जो आने वाला बजट है, इसके पहले जो अरबाज, मैं आपको कुछ पलों के लिए रोकना चाहूंगा। जोधपुर से जो तस्वीरें मिल रही हैं वो इंटरेस्टिंगली कुछ अलग हुई हैं। वहां पर कुछ मैसेजेस लोग दिखा रहे हैं। क्या हो रहा है, क्या मांग उठ रही है रंजन? जी निश्चित तौर पर पेपर आउट जो मामला है उसको लेकर के सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और जिस तरीके से बजट को लेकर के बात की गई है, वो बजट को लेकर के दबाव बनाने की जो है बात यहाँ कहीं ना कहीं सामने आई है, जहां छात्रों की ये मांग है कि पेपर आउट मामले की कोचिंग संस्थान जो लिप्त पाए गए हैं उन पर कार्रवाई हो, बेरोजगारों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं हो। पिछले लंबे समय से जो पेपर लीक का प्रकरण चल रहा है उसके अंदर एक कोई व्यक्ति जिसने पेपर आउट में खूब सारी कोचिंग में भी लिप्त है, उनके खिलाफ अशोक गहलोत सरकार कार्रवाई नहीं करी है। ये हमें समझ में नहीं आ रहा क्या कारण रहा है कि गहलोत सरकार कार्रवाई नहीं करी, अभी तक एक मुजरिम को पकड़ने में इतना असमर्थ रही है। जी आप क्या कहेंगे? अभी काफी समय हो गया है 2nd ग्रेड का JN और पटवारी का पेपर लीक हुआ है, लेकिन गहलोत सरकार इस समय नए बजट के ऊपर आ गई है। कह रही है हम युवाओं और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात करेंगे। रंजन, अगर आप एक लॉन्ग शॉट लगवा पाए, अगर हमारे जैसे युवा लॉन्ग शॉट लगवा पाए, हम देखना चाहेंगे कि इन्हीं मांगों को लेकर वहां पर कितने लोग इस वक्त जुटे हैं हमारी लाइव के दौरान ही। पेपर लीक कर दिया जाता है और कई बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों के नाम आ रहे हैं। अभी जोधपुर की कुछ कोचिंग संस्थानों को भी इसके अंदर नाम आ रहे हैं। क्यों गहलोत सरकार अपने गृह क्षेत्र के अंदर ऐसे कोचिंग संस्थानों के ऊपर नकेल क्यों नहीं कस रही है, उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? जोधपुर के अंदर और जयपुर के अंदर बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों के इस नकल प्रकरण के अंदर नाम आ रहा है, पेपर लीक के अंदर नाम आ रहा है। क्यों गहलोत सरकार चुप बैठी है? क्यों गहलोत सरकार उनको बचा रही है? मैं ये कहना चाहता हूँ, विद्यार्थी परिषद आने वाले दिनों में जोधपुर के गृह क्षेत्र में, अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र के अंदर एक बड़ा छात्र आंदोलन करने जा रही है। उस आंदोलन के अंदर ये खुलासा करेगी कि जोधपुर के अंदर कौन कौन सी कोचिंग संस्थानों द्वारा पेपर लीक किया गया और 2nd ग्रेड 1st ग्रेड लीक JN रीट भर्ती परीक्षा के अंदर इस कोचिंग संस्थानों का नाम। ठीक है निश्चित तौर पर ये जो पेपर देखिए, ये भी जहां तक कोचिंग संस्थानों की बात है, ऐसे संकेत है कि कोचिंग संस्थानों को लेकर भी एक कड़ा कानून, उससे जुड़ा एक बिल प्रदेश सरकार ला सकती है, जिसमें जुर्माने से लेकर मान्यता रद्द करने तक का भी एक्शन हो सकता है। देखना होगा कि क्या इसी सत्र में उसे लाया जा सकता है या फिलहाल ये सिर्फ सोचों तक सीमित है। हालांकि विधि विभाग ने उसके प्रारूप को मंजूरी दी है, जहां तक मेरी जानकारी है। अरबाज, आप कर्मचारी संघ से बात कर रहे थे, अपनी बातचीत खत्म कर लें, फिर मैं कपिल के पास जाऊंगा। शॉर्ट में कीजिएगा प्लीज, सीधे बात करें। जी बिल्कुल, हाँ, आप अपनी बात कंटिन्यू रखें। जो कर्मचारी संघ की जो मांग है, और निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी ने अभी जो बजट से पहले कर्मचारी हो चाहे किसी भी संगठन हो, उन सब से वार्ता करना एक बहुत बढ़िया चीज थी। और हमारी जो कर्मचारियों का, राजस्थान के 10 लाख कर्मचारी है, उनको बातचीत हुई, कुछ सुझाव दिए? हाँ जी, क्या दिए और वो किस तरह से पूरे हों? नहीं, हमने सुझाव दिए कि हमारी जो पिछले कई दिनों से जो पिछली सरकार से भी हमारी वार्ता हुई थी, अभी भी कुछ कर्मचारी धड़े हड़ताल पर हैं, समय समय पर दिखते हैं।
साहब को कहा, आज कर्मचारी भैरव सिंह जी को याद करते हैं। निश्चित तौर पे अगर आप उस 9, 18, 27 की चयनित वेतनमान उसको 8, 16, 24, 32 में चौथा स्केल देते हैं, निश्चित तौर पे राजस्थान का कर्मचारी उनका ऋणी रहेगा। और दूसरा, हमारा सचिवालय के हिसाब से जो द्वितीय पदोन्नति है मंत्रालय कर्मचारियों की चयनित वेतनमान, वो अगर दूसरी पदोन्नति सचिवालय के समान देते हैं तो पिछले कई दिनों से हमारी वार्ता भी हुई मुख्यमंत्री जी से, हड़ताल वगैरह भी हुई। हाँ, हमने धरने प्रदर्शन भी किए, राजस्थान के दौरे किए 2 बार, और उसके बाद में हमने मुख्यमंत्री जी से समझाया भी है कि ये चीजें इस तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि 71% लोगों को ये चीजें मिल रही है। जी बिल्कुल, आप क्या कहें? देखिए, अभी जो विधानसभा आएगी चल रही, इसके अंदर क्या करते हैं ये देखने की बात है, लेकिन जो 4 साल गुजारे मुख्यमंत्री जी ने वो बदकिस्मती के इस हद तक गुजारी कि आज ये देखिए कि पेंशन की जो योजना इन्होंने घोषणा की है आज तक लागू नहीं की। इससे और हटके, चूंकि मुस्लिम वर्ग से बिलोंग करता हूं मैं, आप ये देखिए कि पैरा टीचर को आज तक किसी भी तरीके से आपके न नियमित कर रहे हैं, न उनका सैलरी बढ़ा रहे हैं, और सभी पैरा टीचर्स को इन्होंने ले लिया। 90%, 95% वोट हम मुसलमानों के लें और उनके लिए करे कुछ भी नहीं। अरबी फारसी शोध संस्थान जो टोंक के अंदर है, उसके अंदर मात्र 12 कर्मचारी रह गए, 4 साल में नियुक्ति नहीं दे सके प्रोसीजर करके। जो वहां पर चार्ज दे रखा है डायरेक्टर का, जयपुर में बैठते हैं, 3.5 महीने चार्ज दिए हो गए, एक दिन वहां पे APRI के अंदर नहीं आते। देखिए, पुलिस कर्मियों में भी बहुत से पद रिक्त हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, टीचर्स के कई पद रिक्त हैं, लेक्चरर्स के कई पद रिक्त हैं, और उन्हें भरे जाने की मांग को लेकर तो हमने मासूम बच्चों को भी प्रदर्शन करते देखा है। अब एक अहम सवाल है, उदयपुर का मैं रुख करूंगा। कपिल, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जब भी किसी भी साल, मतलब मैं आपको पिछले 12 साल का इतिहास बता रहा हूं, जो मुझे कम से कम पता है, पिछले 12 साल में जब भी बजट आने वाला होता है, अलग अलग क्षेत्रों में या तो जिला या संभाग बनाने की मांगों को लेकर प्रदर्शन देखने को मिलता है। तो बहुत उम्मीदें तो वो लोग भी लगाकर बैठते हैं कि हो सकता है इस बजट सत्र में हमारे क्षेत्र को या तो जिला बना दिया जाए या फिर संभाग बना दिया जाए। उदयपुर स्पेसिफिक क्या सोच रहा है? वो ऑलरेडी संभाग है, लेकिन उसके भी कुछ हिस्से हैं जो इस तरह की डिमांड्स उठाते रहे हैं, इसलिए पूछ रहा हूं। हाँ बिल्कुल, देखिए उदयपुर में भी डिमांड आ रही कि इस संभाग को 2 भागों में बांटा जाए, क्योंकि अगर नए जिलों की घोषणा होती है तो निश्चित तौर पर संभाग जो है वो 2 भागों में बंटने की पूरी संभावना, और इसको लेकर जो है वो मांग राज्य सरकार तक पहुंचाई भी गई है। हमारे साथ में अभी मौजूद है, आपसे बात करेंगे। नए जिले बनाने को लेकर मांग उठती है, नए संभाग बनाने को लेकर मांग उठती है, आप क्या सोचते हैं उदयपुर में किस तरह से होना चाहिए? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता है कि जितना बड़ा जिला होता जाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन में काफी प्रॉब्लम्स आती है। जिस तरह हम डिजिटलाइजेशन में जा रहे हैं, तो उस तरह से धीरे धीरे जितना संभाग छोटा होगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो अधिकारी है उनके पास ज्यादा रहेंगे और वो चीजों को ज्यादा अच्छी तरीके से संभाल पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ अभी हमने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था कि कुछ ऐसे जिले जो उदयपुर से बहुत दूर है वो भी संभाग के अंदर आते हैं, और कुछ ऐसे जिले जो उदयपुर के बिल्कुल नजदीक हैं वो संभाग में नहीं आते। तो सरकार का जो एक नया ये प्रयास है कि जो पास के जो जिले हैं उनको एक संभाग में लाया जाए, बहुत अच्छा प्रयास है, तो हम उसकी सराहना करते हैं। आप रोजगार को लेकर एक बात बता रहे थे, फिर से बताइए। रोजगार को लेकर मैं ये बता रहा कि जिस तरह से राजस्थान के अंदर बाहर के जो बच्चे हैं वो कंपटीशन एग्जाम के लिए आते हैं, लेकिन हम जैसे कि अगर मैं अप्लाई करना चाहूँ गुजरात उत्तराखंड में तो वहाँ डोमिसाइल लगता है। तो राजस्थान के मतलब उसको भी करना चाहिए कि हमारे यहाँ के डोमिसाइल्स के लेके भी होना चाहिए, ताकि हम लोग को मतलब बाहर से कंपटीशन कम मिले। तो हमारे लिए ये काफी सही रहेगा कि पेपर आउट और ये सब तो होता रहेगा। इस पे किसी ने बात नहीं की कि हमें हमारे राजस्थान के उसको एकीकृत करना है, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप महिला हैं, मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि BPL परिवार को 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, कितना अच्छा मानते हैं? 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, ये अच्छी बात है कि सरकार ने ये घोषणा की है कि हर गरीब के घर पर भी चूल्हा जले और खाना बने। तो ये तो एक अच्छी योजना है। बट मैं फिर से वापस यही कहना चाहूंगी कि जो चिकित्सा को लेकर है, तो जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो फैसिलिटी होती है, तो सरकार गवर्नमेंट हॉस्पिटलों को लेकर भी ऐसा बजट बनाए कि वो फैसिलिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी उपलब्ध हो पाए और तमाम वर्गों को हमने छूने की कोशिश की है। और अंत में सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि अब कुछ ही दिनों की है दूरी, देखें किसकी मांगे कितनी होती हैं पूरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेरे सहयोगियों का और उन तमाम लोगों का जो हमारे साथ जुड़े और इस खास प्रस्तुति को देखा। 8 फरवरी का इंतजार कीजिए, तमाम सवालों के जवाब, और ये भी पता चल जाएगा कितनी उम्मीदें पूरी हुई हैं, जो मांगे हैं उनमें से कितनी मान ली गई। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।